दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं और जी हां, आज हमारा 42वां लेक्चर है। पीछे के लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार देख लीजिए। टोटल हम दोस्तों 50 नंबर तक की सीरीज तक चलेंगे और 50 नंबर तक ये साथ बना रहेगा। तो पीछे के वीडियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में 15 विषय पर चर्चा, प्री मेंस दोनों के सवालों को कवर करना, ऊपर से अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला पर ध्यान देना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। और 50 लेक्चर तक दोस्तों मैं एक क्लास आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, फिर आपका जो है तैयारी यहीं पे इस विषय के लिए या इस एग्ज़ाम के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो अगला जो 8 लेक्चर वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप क्लास में बने रहें ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से एक नई किताब के अलावा दोस्तों एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है study91pro.com। ये बनाने की ज़रूरत क्यों इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे आपको टेस्ट सीरीज से कनेक्ट करना था, जोड़ना था। जब तक आप नए नए प्रश्न पे मेहनत नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, आपको कभी नहीं पता चल पाएगा कि सच में आपकी पोजीशन क्या है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर टेस्ट सीरीज आपके लिए नहीं है मार्केट में। आप एक बार ज्वाइन करके देखो। इस टेस्ट सीरीज में टेस्ट तो दे ही पाओगे, साथ ही साथ दोस्तों जो सोल्यूशन दिया गया है वो बहुत बेहतरीन स्तर का सोल्यूशन है। तो आप आइए ज्वाइन कीजिए। इसमें हिंदी और जीएस दोनों के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता था दोस्तों कि आप किताब ले लीजिए, लेकिन आप राजी नहीं हुए। तो जीएस वाली किताब समाप्त हो गई, अभी कोम्बो ऑफर में नहीं है। सिंगल किताब दोस्तों अगर आपको चाहिए हिंदी वाले विषय के लिए तो आप ले सकते हैं हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से। बाकी वाली किताब अब समाप्त हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब अगली बार जब आपका एग्जाम होगा तो उसके लिए हम फोकस करेंगे। दोबारा स्टार्ट किया जाए आज के सवालों को। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल प्राचीन इतिहास से संबंधित सवाल है। बहुत ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत को किस नाम से जानते हैं? लिख रहा है बृहत कथा के नाम से जानते हैं। बृहत कथा नहीं दोस्तों, इसे बृहत संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, बच्चा सोचेगा सर बृहत संहिता कहते हैं या जय संहिता कहते हैं। ठीक है, मैं तो भूल ही गया बताना। अब बच्चा परेशान कि इसे बृहत संहिता कहा जाता है या जय संहिता। जो मुझे लग रहा है कि आपके मन में जो डाउट है अभी वर्तमान में, वो यही डाउट है कि क्या कहा जाता है। ठीक है, अब आपने कहां पढ़ लिया बृहत संहिता मुझे नहीं पता कि महाभारत। देखिए, बृहत संहिता नाम का एक ग्रंथ है और बृहत कथा नाम का भी ग्रंथ है, लेकिन महाभारत को इसे कहां कहा जाता है ये आपने कहां पढ़ा पहले ये बताइए। तो जो आपने पढ़ा, जो आपका दिमाग गलत दिशा में चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है क्योंकि आपको कंफ्यूजन है संहिता वर्ड से। महाभारत की बात जब करेगा ना, महाभारत की जब बात करेगा तो हमेशा याद रखेगा महाभारत को क्या कहते हैं दोस्तों? जय संहिता कहते हैं, या महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था उसे कहा जाता है रज्मनामा। रज्मनामा क्या दोस्तों? महाभारत का फारसी संस्करण है जो अकबर ने अनुवाद कराया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा सवाल है। आगे लिख रहा है पद्यात्मक वेदों के गद्यात्मक रूप को क्या कहते हैं? पद्यात्मक वेदों के गद्यात्मक रूप को कहते हैं। आप दोस्तों आपने पढ़ा होगा वेद के बारे में और पढ़ा होगा दोस्तों उस वेद का नाम बताइए जो गद्य और पद्य दोनों में। यही सवाल पढ़ते हैं ना, गद्य और पद्य दोनों में, तो आप फटाक से जवाब दे देते हैं सर यजुर्वेद। लेकिन देखिए मैं आपके लिए एक नया सवाल लेकर आया हूं। आयोग आपसे ये घिसा पीटा सवाल हो गया। हमको लगता है 99% बच्चे इसका जवाब दे देंगे। आप ये बताइए सवाल क्या है कि पद्यात्मक वेदों के गद्यात्मक रूप को क्या कहते हैं? उन्हीं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हम पढ़ते हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये पद्यात्मक वेद के गद्यात्मक रूप हैं, ये आप याद रखेंगे। लिख रहा महाभारत की रचना दोस्तों किसने की? तो याद रखेगा वेद व्यास जी ने की। किसने की दोस्तों? वेद व्यास जी ने की है। ठीक है, याद रखेगा। इनको दोस्तों वेद व्यास जी को महर्षि द्वैपायन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वैपायन, महर्षि द्वैपायन वेद व्यासे नाम। एक चीज और ये पूछा जाता है दोस्तों कि महाभारत लिखा किसने? किसने लिखा है? तो कहा जाता है महाभारत को लिखने का काम स्वयं गणेश जी ने किया है। किसने किया दोस्तों? गणेश जी ने महाभारत को लिखा है। हाँ, अब बताइए, लिखा गणेश जी ने है, रचना महर्षि द्वैपायन जी ने किया, वेद व्यास जी ने किया। इतना ज्यादा कंफ्यूजन भरा सवाल है, आता है परीक्षा में। महर्षि द्वैपायन जी बोलते जा रहे थे, गणेश जी लिखते जा रहे थे अपनी कलम से। ठीक है, कलम चलाने का काम इन्होंने किया है। ठीक है, याद रखेंगे। एक सवाल आता है दोस्तों शत सहस्त्री संहिता। क्या आता है दोस्तों? सत में बड़ा सा रहेगा, शत सहस्त्री, साहस्त्री वैसे बोलते हैं। साहस्त्री संहिता किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये महाभारत को ही कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों? महाभारत का एक और नाम है सत साहस्त्री संहिता। क्या नाम दोस्तों? सत साहस्त्री संहिता, याद रखेगा।
तो ये भी अच्छा सवाल है। फारसी में महाभारत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो फारसी में महाभारत को कहते हैं रज़्मनामा। और रज़्मनामा की रचना किसने किया दोस्तों? तो याद रखेंगे अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने किया दोस्तों? इसने इसकी रचना किया है। ये भी सवाल आप याद रखेंगे। अकबर ने दोस्तों ये विभाग कब बनाया? अनुवाद जो विभाग था, अनुवाद विभाग, इस अनुवाद विभाग की स्थापना कब किया था अकबर ने? तो याद रखेंगे 1582 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1582 ईस्वी में अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। उसके बाद तमाम ग्रंथों को दोस्तों क्या किया गया? अनुवाद किया गया। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी तो पहला सवाल, आप मेरे साथ जुड़े तो रहिए, हर एक विषय से सवाल कवर करेंगे। प्राचीन इतिहास का सवाल है महाभारत के बारे में। अगला सवाल मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है और यह सवाल मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया है। मैं आपको बेवकूफ नहीं बनाता स्क्रीन पे कि हम प्री और मेंस दोनों के सवालों को कर रहे हैं। हम सच में करते मेंस के सवालों को। देखिए मेंस में 2014 में सवाल पूछा गया तो जवाब अगर आप होते तो क्या देते जवाब? लिख रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? ये सवाल पूछा है। लिख रहा अब्दुल कादिर जिलानी के, या फिर ख्वाजा अबू यूसुफ के, या ख्वाजा उस्मान हारूनी के, या ख्वाजा मौजूद के। तो याद रखेगा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? ख्वाजा उस्मान हारूनी। क्या नाम था दोस्तों? ख्वाजा उस्मान हारूनी। अब मैं कहूं कि आयोग ने यह सवाल 2014 में पूछा था, 10 साल पहले। तो अब जो लेवल है, अब सवाल का लेवल क्या होगा जरा वो सुनिए। अब नया सवाल आपसे पूछ सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, किसके साथ भारत आए दोस्तों? तो याद रखेगा दोस्तों मोहम्मद गौरी के साथ। किसके साथ? सर वो मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई किया था। सर वही मोहम्मद गौरी जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था 1191 1192 ईस्वी में। सर वही मोहम्मद गौरी, हाँ ये उसी के साथ दोस्तों भारत आए थे, याद रखेंगे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना जो गढ़ किसे बनाया दोस्तों? तो अजमेर को केंद्र बनाया। किसे बनाया दोस्तों? अजमेर को क्या बनाया? केंद्र बनाया। इसलिए दोस्तों अजमेर में दरगाह शरीफ है। क्या दोस्तों? आपने अजमेर शरीफ का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने नवाज शरीफ का नाम सुना होगा। याद रखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हम किस नाम से जानते हैं? याद रखेंगे इन्हीं को हम नवाज शरीफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नवाज शरीफ। जो दरगाह है, ये दरगाह कहां है? ये अजमेर में है, इसको याद रखेगा। अगला सवाल सुनिए, भारत में बसने वाले पहले चिश्ती सूफी संत कौन थे? अगर पहला पूछेगा तब आप इनका नाम मत दीजिएगा, इनसे पहले भी एक थे, उनका नाम था सखी सरवर। क्या नाम था दोस्तों? सखी सरवर। याद रखेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती से पहले भारत में निवास करने वाले चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत का नाम क्या था? तो सखी सरवर, याद रखेगा। एक सवाल और पूछता है कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो चिश्ती संप्रदाय के अगर भारत में संस्थापक पूछे, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। लेकिन वर्ल्ड वाइड दोस्तों किसने किया है? वर्ल्ड वाइड पूछेगा तो अबू अब्दाल जिलानी, याद रखेगा। क्या याद रखेंगे? ख्वाजा अबू अब्दाल जिलानी। हाँ, अबू अब्दाल जिलानी। अच्छा, पीछे दोस्तों अब्दुल कादिर जिलानी लिखा है, आप तो वही लेके परेशान है। ये अब्दुल कादिर जो जिलानी है, अब्दुल कादिर जिलानी, ये जो नाम है दोस्तों याद रखेगा, इन्होंने कादरिया संप्रदाय की स्थापना किया। किसकी दोस्तों? ये कादरिया नाम का एक संप्रदाय था। जैसे चिश्ती संप्रदाय है ना, उसी तरह से दोस्तों कादरिया संप्रदाय की स्थापना किसने किया है? तो अब्दुल कादिर जिलानी ने किया। अच्छा, सबके नाम में देखिए लगा एक कादिर से, पकड़िएगा सवाल, कादिर से कादरिया, याद रखेगा। इसी तरह से 2-3 और इंपॉर्टेंट, जैसे पूछता है शेख बहाउद्दीन, ठीक है। क्या पूछता है दोस्तों? शेख बहाउद्दीन पूछता है कि शेख बहाउद्दीन ने किस संप्रदाय की स्थापना किया? तो इसी बहाउद्दीन में याद रखेगा एक नाम छिपा हुआ, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। वैसे बहाउद्दीन ने शेख शहाबुद्दीन, ठीक है, यही नाम है ना? शेख बहाउद्दीन नाम है कि शहाबुद्दीन नाम है? ठीक है, शहाबुद्दीन नाम है। उन्होंने शहाबुद्दीन से सुहरावर्दी, याद रखेगा, शहाबुद्दीन है, शायद कंफर्म है, ठीक है। शेख शहाबुद्दीन
उद्दीन, इन्होंने सुहरावर्दी की स्थापना किया। ठीक है, किसकी? सुहरावर्दी। परीक्षा में पूछता है ये जो सुहरावर्दी संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने किया, तो क्या बताएंगे? शेख शहाबुद्दीन ने किया। इसी तरह से बहाउद्दीन जो है दोस्तों वो नक्शबंद के जनक थे। ठीक है, बहाउद्दीन का जो नाम पढ़ते हैं, बहाउद्दीन का जो नाम पढ़ते हैं, जो मेरे मुंह से निकला, वो नक्शबंद के हैं। ठीक है, नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नक्शबंदी। ठीक है, ये सब तथ्य आप याद रखेगा, नए नए चीज पूछ सकते हैं। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? याद रखेगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर बात कर दे आपसे, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य, चिश्ती के शिष्य। ठीक है, अभी जो आपने पढ़ा दोस्तों वो तो गुरु पढ़ा ना, तो इनके प्रमुख शिष्यों में नाम आता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब आप कहेंगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं फर्जी में, बता रहा हूं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद रखेगा ये जो काकी शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना किया। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे कुतुब मीनार रख लिया, नहीं, अपने नाम पे नहीं रखा था, वो इनके नाम पे रखा था जो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद रखेंगे। इसी तरह से एक नाम और है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, वो दूसरा आदमी है। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी वही व्यक्ति जिसने नालंदा को फूंक दिया था, आग लगा दिया नालंदा में, नालंदा धू धू कर जल उठी, वो बिहार वाली नालंदा, उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसका नाम याद रखेगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 सवाल खाली आपने किया, मजा खूब आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले विषय पर चलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल सुनिए, मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं दोस्तों वो आपको बताना है। लिख रहा अरविंदो घोष ने वंदे मातरम नामक समाचार पत्र शुरू किया था, ये समाचार पत्रों के नाम है। ठीक है, समाचार पत्र स्टार्ट किया, ये सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक शुरू किया था, तो यही दोस्तों गलत हो जाएगा, और आपको बताना है कि क्या सही नहीं, आपने बता दिया। एनी बेसन ने न्यू इंडिया शुरू किया, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया शुरू किया, ये भी सही है। आइए देखते हैं इधर, लिख रहा गोपाल कृष्ण गोखले का अगर नाम आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अगर सुधारक नहीं शुरू किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या शुरू किया था? एक सवाल ही आता, क्या स्टार्ट किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले का जब भी नाम आएगा आप 2 चीजों का नाम याद रखेगा। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, और इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाला। एक तो निकाला था दोस्तों नेशन नाम का समाचार पत्र, और दूसरा निकाला था दोस्तों हितवाद नाम का। किस नाम का? नेशन और हितवाद। ये 2 आप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नहीं जानते। इसके अलावा दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का भी नाम सुना होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसकी स्थापना भी किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये गणेश आगरकर का जो नाम दे रहा दोस्तों, गणेश आगरकर का संबंध किससे है? तो ये जो सुधारक लिख रहा था दोस्तों, ये सुधारक नामक समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? ये गणेश आगरकर ने स्टार्ट किया था। अरविंदो घोष ने वंदे मातरम की स्थापना किया, वंदे मातरम समाचार पत्र स्थापित किया। एनी बेसेंट दोस्तों न्यू इंडिया से जुड़ी हुई थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ से जुड़ी हुई थी। ठीक है, इसी तरह से अगर महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? यंग इंडिया याद रखेंगे, यंग इंडिया याद रखेंगे। मराठा और केसरी ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हैं। बाल तिलक याद रखेगा, गंगाधर तिलक। मराठा और केसरी, यही ना, मराठा और केसरी। ठीक है, मराठा और केसरी। और क्या याद रखेंगे दोस्तों? मराठा केसरी का लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, वो छोड़िए उनका। और आप याद रखिए संवाद कौमुदी, जो परीक्षा में आता है, संवाद कौमुदी, ये किससे संबंधित दोस्तों? ये राजा राम मोहन राय से संबंधित है, राजा राम मोहन राय से संबंधित है, ये वाला, इसको याद रखेगा। एक दोस्तों और याद रखेगा, कोई बता सकता प्रबुद्ध भारत किसकी समाचार पत्र था? ठीक है, इसको मैंने उल्टा लिख दिया ना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, प्रबुद्ध भारत अगर पूछा जाए, प्रबुद्ध भारत, ठीक है, प्रबुद्ध भारत ये किसका समाचार पत्र था? तो इसको स्टार्ट किया था विवेकानंद जी ने। जो लोग नहीं जानते आप वो चीजें पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, हो सकता है कि अगली बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। ठीक है, द इंडिपेंडेंट किसने स्टार्ट किया था? याद रखेंगे, मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, यहां लिख दिया द इंडिपेंडेंट, ये किसने स्टार्ट किया था दोस्तों? याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू जी ने। किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने क्या स्टार्ट किया था? किस नाम का समाचार पत्र? द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र इन्होंने स्टार्ट किया था। इसी तरह से द लीडर किसने स्टार्ट किया था? द लीडर
द लीडर, ठीक है, द लीडर ये स्टार्ट किया था दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने। सर बस करिए, अब हो गया, भर गया पेट, सच बता रहे हैं, ठीक है, भर गया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं भरा होता तो और बता देते, ठीक है। एक उनका पढ़ लिया जाए भाई, दादा भाई नौरोजी। सब पढ़ के क्या किया दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी का समाचार पत्र कौन था दोस्तों? वॉइस ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। दादा भाई नौरोजी का, दादा भाई नौरोजी जी द्वारा स्टार्ट किया गया समाचार पत्र कौन सा था? वॉइस ऑफ इंडिया। कौन सा था दोस्तों? वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया। याद रहेगा ना? सब बढ़िया बढ़िया पढ़ा दिया। इतने में से अगर आपको याद है ना, कसम से हमेशा एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। आप जुड़ के तो देखो, पढ़ के देखो, ऐसे ही 42 लेक्चर नहीं गया है। जितना मजा यहां आ रहा है ना, ऐसे ही हर वीडियो में दोस्तों मजा मिला आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस परीक्षा के बौछार आ गई भाई। भारत के भूगोल से फिर सवाल पकड़िए, यह भी मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आइए देखते हैं क्या दे रहा है। लिख रहा है काली कपासी मिट्टी, काली कपासी होना चाहिए, काली कपासी मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? क्या इसे बांगर मिट्टी कहते हैं? नहीं। क्या इसे खादर मिट्टी कहते हैं? नहीं। याद रखिए। क्या इसे भूर मिट्टी कहते हैं? नहीं। इसे कहते हैं रेगुर मिट्टी। अच्छा, रेगुर मिट्टी के क्या क्या नाम है? तो रेगुर मिट्टी को दोस्तों क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है। रेगुर मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। परीक्षा में ये सब दे सकता है, ठीक है। किसे कहते हैं दोस्तों? रेगुर मिट्टी को कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से दे रहा है कि भूरी मिट्टी, ये जो ऑप्शन में भूर दिया था, तो भूरी मिट्टी दोस्तों कहां पाई जाती है? भूरी मिट्टी दोस्तों दो जगह मिलती है। या तो दोस्तों भूरी मिट्टी आपको राजस्थान में मिलेगी, या भूरी मिट्टी आपको मिलेगी गुजरात बेल्ट में, ठीक है। गुजरात और राजस्थान में ये भूरी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के दोस्तों दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके दो प्रकार में नाम आता दोस्तों बांगर मिट्टी और कौन सा आता है? खादर मिट्टी। बांगर और खादर। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी याद रखेगा, नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। नदी द्वारा बहाकर लाई गई मृदा क्या कहलाती दोस्तों? जलोढ़ मृदा कहलाती है। और ये दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। याद रखेगा, जो नई है वो खादर मिट्टी होती है। नई मिट्टी क्या होती है दोस्तों? खादर क्या होती है दोस्तों? नई मिट्टी होती है। और जो पुरानी होती है, यहां लिख दूं क्या? बांगर खादर। खादर जो होती है नई मिट्टी होती है, और बांगर जो होती है पुरानी मिट्टी होती है। तो याद रखेंगे, सवाल अगर कभी बने, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा, बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी, ठीक है। और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। लिख रहा पूरा, अच्छा पुरानी लिख तो दिया यहाँ पे, ठीक है, मुझे लगा नहीं लिखा है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे बांगर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बांगर मिट्टी का नाम देते हैं, इसको याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा जलोढ़ मृदा के और क्या क्या नाम है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है दोस्तों? तो इसी को कछारी मिट्टी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कछारी मृदा कहते हैं। और इसी को दोमट मृदा भी कहते हैं। कछारी और दोमट, ठीक है। कछारी और दोमट मृदा का अर्थ क्या दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी से होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, भूरी मिट्टी जो दिया था दोस्तों, इसमें पूछता सवाल किसकी कमी पाई जाती है? तो याद रखेगा, आपने फास्फोरस नाइट्रोजन का नाम सुना होगा। फास्फोरस नाइट्रोजन, उसकी कमी होती है, ठीक है। किसकी? तो याद रखेंगे, फास्फोरस और नाइट्रोजन। फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन की कमी पाई जाती कहां पर दोस्तों? इस प्रकार की मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी में? भूरी मिट्टी में, जो गुजरात और राजस्थान वाले बेल्ट में मिलते हैं, ठीक है। इतनी बातें अगर आपको याद है तब तैयारी अच्छी है। अगला सवाल विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल है, और प्री परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न है देखिए, लिख रहा है सैटेलाइट क्या होता है? समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड का नाम सैटेलाइट है। गलत, ठीक है। समताप अंडल नहीं दोस्तों, मंडल होना चाहिए, ठीक है। समताप मंडल का सबसे निचला जो बैंड है, क्या उसे जो है कहते हैं सैटेलाइट? नहीं। अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित जो वायु पोत है उसे कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए जो मौसमी घटनाएं होती हैं, सभी तरह की मौसमी घटनाएं ये कहां घटित होती हैं दोस्तों? तो याद रखेगा, ये मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात आप याद रखेगा, वायुयान जो उड़ते हैं,
वायुयान ये कहाँ उड़ते हैं दोस्तों? ये उड़ते हैं समताप मंडल में। कहाँ उड़ते हैं दोस्तों? समताप मंडल में, ठीक है। और समताप मंडल के एकदम ऊपर जाकर ये वायुपोत भी स्थापित होते हैं जहां से सिग्नल्स जो वापस आते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। लिख रहा है संचार सिग्नलों को प्रसारित करने के लिए एक अस्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में दोस्तों कार्य करता है कौन? ये सैटेलाइट कार्य करता है। कौन? ये सैटेलाइट कार्य करता है। लिख रहा है समताप मंडल के सबसे ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी बैंड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों स्ट्रेटोपाज। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपाज कहते हैं, ठीक है। किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? शायद किसी वीडियो में मुझसे कुछ गलती हो गया क्या? मैंने कहीं ताप मंडल बोल दिया क्या? नहीं, याद रखेंगे ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। अगर कहीं गलती हो गया हो तो क्षमा चाहता हूं, ठीक है। फ्लो में निकल गया होगा, इतना आसान सवाल का गलत जवाब नहीं हो सकता, ठीक है। इससे संबंधित तो कितनी सारी बातें हैं, जैसे ओजोन को O3 कहते हैं, O3 गैस होता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। बातें एक एक चीजें याद है। तो यहां याद रखेगा किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आप परत की बात करेंगे तो सबसे पहली परत कौन है दोस्तों? सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है दोस्तों मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आता है दोस्तों ताप मंडल, ठीक है। इसी में आ जाता है आयन मंडल। इसके बाद आ जाता है बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल। हालांकि ये दोनों मिला के एक ही गिने जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित सवाल है और यह मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। आइए देखते हैं क्या सवाल दे रहा है। लिख रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? ये जो चारों दिया दोस्तों, इसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका था वो आपको बताना है। अगर मैं आपसे ये पूछूं सबसे पहले कि आप मुझे बताएं कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? महाद्वीपों की संख्या कितनी है, कितना आप मानते हैं? तो महाद्वीपों की संख्या 7 है। उन 7 में से केवल 4 का नाम दे रहा है। तो सबसे कम जो है दोस्तों, याद रखेगा, वो है दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका दोस्तों आता है, मतलब सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो कहां का दोस्तों? वो अंटार्कटिका का है। अंटार्कटिका के बाद दोस्तों नंबर आता ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो यहां नाम नहीं दे रहा। और तीसरे नंबर पे जाके आता दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। क्या आता दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका का नाम आता है, याद रखेंगे, जहां पर अमेजन वाला जंगल है। तो यहां पर आपका दक्षिणी अमेरिका ही दे रहा है, तो यही दोस्तों सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि भाई पहले दूसरे नंबर पे जो तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर होता तो हम इसे चूज करते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका याद रखेंगे, दक्षिणी अमेरिका। और उसके बाद दोस्तों याद रखेगा चौथे नंबर पे आ जाता उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका आप समझ रहे हैं ना, उत्तरी अमेरिका आ जाता है। उसके बाद 5वें नंबर पे दोस्तों अफ्रीका आ जाता है जनसंख्या घनत्व के मामले में। 6ठे नंबर पे दोस्तों यूरोप आ जाता है, यूरोप आ जाता है। और अंतिम में 7वें नंबर पे एशिया आ जाता है, क्योंकि एशिया का जनसंख्या घनत्व क्या है दोस्तों? सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका, और यहां सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में जो ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहां का चूज कर रहे हैं। तो यहां दक्षिण अमेरिका दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इसका कोई मतलब रहा नहीं, ठीक है। अब एक एक चीजें तो आंकड़े वाइज जो बता नहीं सकता, तो इसको आप हटा ही लीजिए। ये आपने एक बना लिया सिस्टम, तो इसको आप सही कर लीजिए, ठीक है। आप यहां से हटा लीजिए। हाँ, कुछ चीजें मैं आपको और दे देता हूं। मान लीजिए आज तो महाद्वीप पूछा, कल आपसे देश पूछ ले, ठीक है, कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है दोस्तों? अगर देश की पूछ दे तब तो याद रखेंगे, देश पूछेगा तो बताएगा चीन, सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है। उसी तरह से अगर पूछ दे सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है दोस्तों? तो सबसे कम जनसंख्या बताएगा दोस्तों ये यूरोप में देश है, उसका नाम है दोस्तों वेटिकन सिटी। क्या नाम है दोस्तों? वेटिकन सिटी नाम है। यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है, आपको भरोसा नहीं होगा, यहाँ की जनसंख्या है 543, खाली 543 लोग हैं। और ये आंकड़ा दोस्तों 2019 का है, ठीक है। वर्ष 2019 का आंकड़ा आया था कि यहाँ खाली 543 लोग रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था तो लगभग 2000 लोग थे, अब वहां से घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये आंकड़ा भी आप देख लीजिए, मैंने गूगल चेक किया दोबारा, ठीक है। फिलहाल वेटिकन सिटी में सबसे कम लोग रहते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को याद रखें, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला विषय हमारा दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था है, संविधान से संबंधित सवाल है। प्री परीक्षा 2016 में ही यह सवाल पूछा गया कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? बिल्कुल होता है उत्तरदायी। भाई जो मंत्रिपरिषद होता है, जो कैबिनेट होती है, वो लोकसभा के प्रति तो उत्तरदायी है। और लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी? तो लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो याद रखेगा, ये तो आपका सही कथन हो गया। लिख रहा है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, तो गलत है दोस्तों। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा जवाब सही दोस्तों? केवल एक सही हो जाएगा, दो वाला नहीं, ये आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, और इतना ही नहीं, चाहे दोस्तों अगर राष्ट्रपति की बात कर दे तो चाहे आप यहां पे किसकी बात कर दे, संघ मंत्री की बात कर लें या स्वयं आप प्रधानमंत्री की बात कर लें, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो वहां भी याद रखेगा उनको भी नियुक्त करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, उन्हीं के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। संघीय मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का उल्लेख दोस्तों कहां किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया? बहुत बढ़िया सवाल कर दिया। तो याद रखेगा अनुच्छेद 75, और 75 में भी दोस्तों 75 में सब आर्टिकल 3 आप याद रखेंगे, वहां इसके बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को सामूहिक रूप से जाना जाता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को सामूहिक रूप से क्या जाना जाता है दोस्तों? तो इन्हीं को हम मंत्री परिषद के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? मंत्री परिषद के रूप में जानते हैं। और ये मंत्रिपरिषद दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, संघ के मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, न कि प्रधानमंत्री के। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। अगला सवाल भौतिक रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल है, ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है बताइएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहले आप याद रखेगा इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। कभी कभी इन रंगों का क्रम पूछता है, तो याद रखेगा विबग्योर इसका फार्मूला है। क्या दोस्तों? विबग्योर, ये दोस्तों इसका फार्मूला है, याद रखेगा। वी माने क्या हो जाता है दोस्तों? वायलेट रंग हो जाता है। क्या हो जाता है? वायलेट। वायलेट किसे कहते हैं दोस्तों? बैगनी को कहते हैं। आई माने दोस्तों क्या हो जाता है? इंडिगो रंग होता है। ठीक है, आसमानी नीला। ठीक है, और ब्लू माने क्या हो जाता है दोस्तों? ब्लू माने नीला हो जाता है। जी माने दोस्तों क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। वाई माने क्या हो जाता है दोस्तों? येलो हो जाता है, येलो माने पीला। ओ माने क्या हो जाता है दोस्तों? ऑरेंज हो जाता है, ऑरेंज। ऑरेंज माने नारंगी, और रेड जो होता है सबसे लास्ट में होता है, ये आप याद रखेंगे अंतिम में। तो ये दोस्तों 7 रंग का क्रम है, इसको याद रखेगा। अब आपसे पूछा है कि दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य, तो जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य दोस्तों वो किसका होता है? तो मैं एक फार्मूला यहां बता दूं, ये जो विबग्योर लिखते हैं आप ना, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर जो लिखते हैं, इसमें 2 शब्द याद रखेगा। एक शब्द याद रखेगा दोस्तों आवृत्ति, एक शब्द याद रखेगा आवृत्ति, और एक शब्द याद रखेगा अधिक। ठीक है, इतना याद रखेगा, आवृत्ति अधिक। तो आवृत्ति अधिक किसकी होती? पहले नंबर की। तो इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। आवृत्ति ज्यादा होने का मतलब है तरंग दैर्ध्य कम होना, दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। जब कभी आवृत्ति क्या होगी दोस्तों? आवृत्ति अगर अधिक है तो ये मान के चलिए कि तरंग दैर्ध्य हमेशा क्या होगा दोस्तों? सबसे कम पे होगा, तरंग दैर्ध्य कम पे होगा, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अ से आवृत्ति, अ से अधिक हो किसका? वी का, यानी वायलेट रंग का। तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे कम हो जाएगा, यानी सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? बैगनी रंग हो जाएगा। यहां से 4 सवाल बनते हैं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो वायलेट रंग, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो लाल रंग। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, इसलिए लाल सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि दूर से लोग उसको देख सकें। और सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती? आवृत्ति पूछेगा तो क्या बताएंगे? बैगनी। सबसे कम आवृत्ति पूछेगा तो क्या बताएंगे? रेड। ये 4 सवाल बनता है परीक्षा में। देखिए यहां क्या दे रहा है, करा दृश्य वर्णक्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा पूछेगा तो बताएगा किसके बारे में? कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। कभी पूछ दे दोस्तों दूसरे नंबर का सर्वाधिक, द्वितीय स्थान पर दोस्तों किसका तरंग दैर्ध्य होता है? तो ऑरेंज बताएगा। अब जिसको ये विबग्योर पता होगा वही ऑरेंज बता सकता है, नहीं तो कैसे बताएंगे आप? ठीक है, इसको याद रखेंगे। प्रकाश का एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित रहता है।
प्रकाश का एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? ये तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता कि आवृत्ति नहीं बदलती है? याद रखिए, आवृत्ति हमेशा सेम रहेगी चाहे माध्यम कोई भी हो, ठीक है। आवृत्ति हमेशा क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहता है, इसको याद रखिएगा। तरंग दैर्ध्य तो बदल जाएगा। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा, अधिक तरंग दैर्ध्य किसका दोस्तों? लाल रंग का। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तभी तो आवृत्ति सबसे कम है, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बायोलॉजी से का है, बॉटनी से सवाल दे रहा, वनस्पति विज्ञान का सवाल है। प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है कि प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, जो कपूर होता है जिसमें पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो कपूर कहां से मिलता है? प्राकृतिक कपूर। लिख रहा हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से मिलता है? नहीं। वेनेजुएला दोस्तों एक देश है, दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला देश है, ठीक है। कहां पर दोस्तों? यह देश कहां पर है? यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कर वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा दोस्तों? वेनेजुएला जलप्रपात है। कह रहा उसके झाग से बनता है, यह भी गलत जवाब है। चीन और जापान में एक देशज वृक्ष पाए जाते हैं, यह उनसे प्राप्त होता है, यही आपका सही जवाब है। अंडमान निकोबार के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से पैदा होता है, यह भी गलत है। अच्छा, एक सवाल और आता है कि भाई जिन देशज वृक्षों से प्राकृतिक कपूर मिलता है, जो कि चीन जापान में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें नाम दिया जाता है दोस्तों कैम्फोल का। क्या नाम देते हैं दोस्तों? उन वृक्षों को हम क्या कहते हैं? कैम्फोल कहते हैं। कैम्फोल लॉरेल क्या कहते हैं? कैम्फोल लॉरेल कहते हैं। कैम्फोन भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। प्राकृतिक कपूर जिस देशज वृक्ष से पाए जाते हैं, उस वृक्ष का नाम क्या है? कैम्फोल होता है, ठीक है। सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप से प्राप्त कपूर को क्या कहते हैं? कि स्पेशल कपूर दोस्तों ये इंडोनेशिया के आसपास में मिलता है, इसे भीमसेनी कपूर कहते हैं। क्या कहते हैं? भीमसेनी कपूर। क्या कहते हैं? भीमसेनी कपूर कहते हैं। याद रखिएगा, कपूर का अलग वैरायटी है। भारत में कपूर का पेड़ दोस्तों कहां उगता है? ठीक है, अगर कपूर के पेड़ भारत में बात करें तो दोस्तों जो वो वाले क्षेत्र हैं, जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, जैसे आप पढ़ते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में दोस्तों कुछ जगह पे मिलते हैं। आप पढ़ते हैं पूर्वी हिमालय जो पूर्वोत्तर का हिमालय दोस्तों, ठीक है, मेघालय के आसपास में गारो खासी जयंतिया के आगे वाले हिस्से वहां मिलते हैं। और थोड़े बहुत दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दोस्तों वहां भी दोस्तों कपूर के पेड़ पाए जाते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया सवाल है, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब कई विषयों के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, बहुत सारे विषय के लिए। हम कह रहे हैं आप जितने भी बच्चे चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। बस आप स्टडी 91 प्रो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या study91pro.com वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। यहां मिलेगा आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर, सब कुछ मिलेगा और आपके हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बहुत गजब का दोस्तों ये प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया, आपके लिए बनाया है, जहां एक स्थान पर बैठकर आप दोस्तों सारी चीजें एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, ये प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या, ध्यान से पढ़िए, ये इकोनॉमिक्स से पूछा गया सवाल है, अर्थशास्त्र का सवाल है। दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दिया गया? ये मानव विकास को दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में मान्यता दिया गया था, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। लिख रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना? कोई इसी बच्चे के दिमाग में है? बोलिए, किसमें मानव विकास को मान्यता दिया गया था? तो याद रखेगा मनमोहन राय की सरकार चल रही है, ये उसी समय की बात है दोस्तों। याद रखेगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आइए मैं बताता हूं एक एक चीजें। 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पर आधारित था? मॉडल पूछता परीक्षा में, तो याद रखेगा मनमोहन रॉय मॉडल। कौन सा मॉडल दोस्तों? मनमोहन राव मॉडल। सर वही मनमोहन जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? तो याद रखेगा 1992 से लेकर 97 तक चली है। इसके पहले 1990 और 1991 में एक वर्षीय योजना चली थी। क्या चली थी दोस्तों? इस पीरियड में
एक वर्षीय योजना चलाई गई थी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। 90 91 अलग कर दीजिएगा, फिर 92 97 यहाँ। उसके पहले जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो जाहिर सी बात है क्या 90 वहां तक चला गया, तो यहाँ 85 से 90 याद रखेगा। 1985 से 90 तक ये 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह योजना आधारित थी। इसको भी याद रखेगा, हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके पहले जाहिर सी बात है 6ठी पंचवर्षीय योजना चली होगी, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना का जो समय था दोस्तों वो 1980 से 85 था। 80 से 85 था, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ है। तो लिख रहा है किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो 82 वाला क्या हो जाएगा? ये छठवीं पंचवर्षीय योजना का नाम आ जाएगा। ठीक है, जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये उसके तहत दोस्तों नाबार्ड बैंक दोस्तों स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी 74 से 78 याद रखेगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, क्योंकि उसके बाद का भी जो पीरियड था 79 और 80, वहां भी दोस्तों एक वर्षीय योजनाएं चली थी, तो उसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है राष्ट्रीय, ये पर्यावरण से संबंधित सवाल है, सुनिए। लिख रहा है प्री परीक्षा 2016 में सवाल पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा जैव विविधता अधिनियम दोस्तों कब आया है? जैव विविधता अधिनियम दोस्तों कब पारित किया गया? तो जैव विविधता अधिनियम याद रखिएगा वर्ष 2002 में पारित किया गया। कब पारित हुआ? वर्ष 2002 में। और कब दोस्तों? 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ। और फिर जाके 2003 में चेन्नई में, तमिलनाडु चेन्नई में याद रखेंगे क्या बनाया गया दोस्तों? तमिलनाडु चेन्नई में क्या बनाया गया? ये जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। एक प्राधिकरण इसके लिए बाद में बना, पहले अधिनियम आया, बाद में प्राधिकरण आया। ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु, हैदराबाद और केरल नहीं है दोस्तों, जवाब क्या होगा? चेन्नई जवाब होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। लिख रहा है जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे माना जाता है? तो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है पश्चिमी घाट को। किसे मानते हैं? पश्चिमी घाट को। और किसे मानते हैं? पूर्वी हिमालय को। और किसे मानते हैं? सुंदरवन डेल्टा को। सुंदरवन डेल्टा को। ये सब दोस्तों क्या है? ये सब जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। लिख रहा है सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो मैंने बताया था दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्या बताया था आपको? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। जहां जहां दोस्तों ये वर्षा वन है उस कटिबंध का, वहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? गजब का सवाल है, हैदराबाद याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। कहां? हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो प्राधिकरण बना था, इस प्राधिकरण के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान जाइए। तो प्राधिकरण में दोस्तों यहां पर एक अध्यक्ष रखा गया, पहली बात। ठीक है, एक अध्यक्ष के अलावा दोस्तों 3 पदेन सदस्य रखे गए। ठीक है, पदेन सदस्य रखे गए। उन 3 पदेन सदस्य के अलावा दोस्तों 7 अन्य सदस्य रखे गए। ठीक है, 7 अन्य सदस्य रखे गए जो अलग अलग मंत्रालयों से थे। इसके बाद दोस्तों 5 गैर सरकारी सदस्य इसमें रहते हैं। गैर सरकारी सदस्य जो स्पेशली क्या रहते हैं दोस्तों? विशेषज्ञ होते हैं, या तो वैज्ञानिक होते हैं। विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों में से वैज्ञानिक होते हैं ये 5 गैर सरकारी सदस्य। तो ये आप याद रखिएगा, 7 3 10 11 और 5 16 हो जाएगा। टोटल 16 मेंबर हैं। अध्यक्ष को छोड़ दिया जाएगा तो 15 मेंबर हैं इस प्राधिकरण में, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। अगला सवाल दोस्तों एग्रीकल्चर का सवाल है। और एग्रीकल्चर का सवाल नहीं दोस्तों, देखिए एग्रीकल्चर का सवाल हम लोग करते थे, 2 सवाल करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर का सवाल भी समाप्त हो गया। जितना आज तक समीक्षा अधिकारी में एग्रीकल्चर वाले विषय से सवाल पूछा गया वो सारे सवाल अब समाप्त हो गए, एक सिंगल सवाल नहीं बचा है। इसीलिए इन्वायरमेंट के 2-2 सवाल अब हम लोग पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट के 2 सवाल, जैसे साइंस टेक सवाल समाप्त हुआ तो मैंने यूपी स्पेशल का 2 सवाल कर दिया, उसी तरह से अब इन्वायरमेंट का 2 सवाल आएगा। तो प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है और ये चैप्टर भी हमारा फिर से क्या गया, विषय हमारा आ गया पर्यावरण। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा हानिकारक है? ठीक है, क्या ओजोन हानिकारक है? हानिकारक तो सभी है। हाइड्रोजन सल्फाइड हानिकारक है, या कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड को दोस्तों गला घोटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गला
घोटू गैस। याद रखिए, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एक कमरे में भर जाए ना तो एक व्यक्ति का गला घुटने से मृत्यु हो जाती है। मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसे लिखते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Cu है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कह रहा वायु प्रदूषकों में कौन कौन शामिल है, वैसे तो आप बात करेंगे, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप CO याद रखिएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिएगा। जैसे जैसे बताते जा रहा हूं वैसे वैसे याद करते जाइए। जो खतरनाक है उनका मैं क्रम भी देते चल रहा हूं, उसको याद रखिएगा। इसी तरह से NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड याद रखिएगा। ये सब खतरनाक गैसें याद रखिएगा। इसी तरह से NH3 याद रखिएगा। NH3 क्या दोस्तों, याद रखिएगा, ओजोन आ जाएगा, NH3 आ जाएगा। NH3 के बाद ओजोन को याद रखिएगा, O3 यानी क्या, O3 का मतलब ओजोन। ठीक है, ओजोन भी खतरनाक गैसों में आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और NH3 और इसी तरह से ओजोन। फिर आप याद रखिए लेड बेंजीन। ठीक है, लेड बेंजीन, वैसे लेड के कण दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, लेड बेंजीन। आर्सेनिक याद रखिए, आर्सेनिक जो जल को प्रदूषित करता है, आर्सेनिक। और क्या याद रखिए, निकिल याद रखिए, निकिल। ठीक है, निकिल। ये सब दोस्तों प्रदूषक कहे जाते हैं, याद रखेंगे। करा वायु प्रदूषक का सबसे अच्छा सूचक कौन है, तो लाइकेन जो होता है दोस्तों, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन याद रखेंगे, कवक की श्रेणी में आता है। ये वायु प्रदूषक का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। करा सड़े अंडे के समान दुर्गंध आती है। किससे दुर्गंध आती है दोस्तों, ये हाइड्रोजन सल्फाइड से दुर्गंध आती है। किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से किस तरह की दुर्गंध आती है, सड़े हुए अंडे की जैसे दोस्तों बदबू आती है। ये आप याद रखेंगे, ये पर्यावरण से संबंधित सवाल है और इससे जो अलग अलग सवाल मैं दे रहा हूं ना, वो अति संभावित प्रश्न है, वो जरूर पूछे जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल यूपी स्पेशल का है। लिख रहा है मेंस परीक्षा 2017 में यह सवाल आ चुका है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म दोस्तों किस शहर में हुआ था, यह बताना है। लखनऊ में हुआ था क्या, नहीं। अलीगढ़ में, नहीं। मुरादाबाद में, नहीं। याद रखेगा, ये गिरजा देवी का जन्म कहां हुआ था दोस्तों, वाराणसी में हुआ था। इसलिए गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है, किस घराने से संबंधित है, तो याद रखेगा यह वाराणसी घराने से संबंधित है। सवाल आता है परीक्षा में कि गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है। ऐसा आगे लिख रहा है गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है, तो जवाब क्या होगा दोस्तों, वाराणसी घराना या फिर बनारस घराना। क्या बोलेंगे, बनारस घराना। कंफ्यूज मत होएगा, एक ही बात है। कर किस घराने में ठुमरी अंग गायिका को अधिक प्रसिद्धि मिली। ठीक है, ठुमरी गायिका को दोस्तों सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसमें मिली थी, जो जितने ठुमरी वाले थे तो उनको दो जगह से प्रसिद्धि मिली। या तो दोस्तों वो बनारस घराने के थे या तो लखनऊ घराने के थे। बनारस घराना और लखनऊ घराना, ये दो ऐसे घराने थे दोस्तों, याद रखिए, जहां के ठुमरी गायकों को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। किसने, कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्या दोस्तों, लोक नृत्य है दोस्तों, याद रखेगा। या आप शास्त्रीय नृत्य भी कर सकते हैं, वैसे शास्त्रीय नृत्य में इसको नहीं जो रखा जाता है, इसको रखते हैं दोस्तों लोक नृत्य में। ठीक है, तो याद रखेंगे यह क्या है दोस्तों, कथक। और कथक कहां से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो किसने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया था, याद रखेगा, बिंदा दीन जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों, बिंदा दीन जी ने ठुमरी गायन का समावेशन कहां किया था, कथक में किया था, याद रखेंगे। ठीक है, एक तो इसको याद रखेगा। एक सवाल और पूछता है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज जी के बारे में पूछे तो क्या बताएंगे, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से दोस्तों पूछे तो बताइएगा लखनऊ घराना। किससे बताएंगे, लखनऊ घराना। ठीक है, बाकी तो आप जान ही रहे हैं। इस तरह से आप चीजों को पढ़ते चलिए। एक चीज और, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई है, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति नहीं, 1957 ईस्वी में दोस्तों इस सांस्कृतिक विभाग की स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश में। आप उसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल भी दोस्तों यूपी स्पेशल का है और मेंस परीक्षा 2017 में ही पूछा गया सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है। चाहे शहर कहिए चाहे जिला कहिए, इस तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे पूर्वी जिला की बात करेंगे दोस्तों। उसी तरह से हम पश्चिमी जिला की भी बात करेंगे, क्योंकि क्या पता आपसे पश्चिमी जिला भी पूछ दे, क्या पता कल को आपसे उत्तरी जिला पूछ दे, और क्या पता कल को आपसे दक्षिणी जिला पूछ दे। भाई पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए एक एक बातें आप याद रखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर पूर्वी जिला पूछे तो बताइए दोस्तों बलिया जो है दोस्तों ये सर्वाधिक पूर्वी जिला है। क्या पूर्वी जिला है। उत्तरी जिला पूछे तो क्या बताएंगे, सहारनपुर दोस्तों सर्वाधिक उत्तरी जिला है।
पश्चिमी जिला पूछे तो क्या बताएंगे, शामली सबसे ज्यादा पश्चिमी जिला है। और दक्षिणी पूछे तो क्या बताएंगे, सोनभद्र क्या है, सर्वाधिक दक्षिणी जिला। ये आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा था, पूर्वी पूछा था ना, तो पूर्वी की वजह से क्या चूज करेंगे, बलिया चूज करिएगा। ये आजमगढ़ बाराबंकी बस्ती नहीं होगा दोस्तों, ये आपका गलत जवाब है। आ गई बात समझ में। देखिए और नए नए सवाल क्या बन रहे हैं जरा वो देखिए। ये तो ठीक है अपनी जगह। उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं दक्षिणी शहर कौन सा है, तो उत्तरी में याद रखेगा सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। और दक्षिणी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सोनभद्र हो जाएगा। एक चीज और याद रखेगा, ये जो सोनभद्र है ना, याद रखेगा ये 4 राज्यों की सीमा को छूता है। ये बिहार की सीमा को भी छूता है, बिहार से अलग हुआ था झारखंड, ये झारखंड की सीमा को भी छूता है। छत्तीस उत्तर झार, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था, ठीक है। उसी तरह से यह मध्य प्रदेश की सीमा को भी छूता है, मध्य प्रदेश की सीमा को भी छूता है। और मध्य प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों छत्तीसगढ़, क्या अलग हुआ था, छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़, 36 उत्तर झारना, तो 36 उत्तर, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000, ठीक है। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुआ। तो अब इसको याद रखेगा, 4 राज्यों की सीमा को छूने वाला यह जिला कौन सा है, सोनभद्र जिला, इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने दोस्तों, तो याद रखेगा जब उत्तर प्रदेश में आपसे राज्य के बारे में पूछे तो सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, 8। और याद रखेगा अगर अलग से पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश तो क्या याद रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश 1 है, ठीक है। और अगर आपसे कुल पूछेगा तो कुल क्या बताएंगे दोस्तों, कुल 9 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको भी याद रखेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये विविध वाले विषय से पूछा जा रहा है, तो इसमें देखते हैं। जो कहीं नहीं आता उसको मैं विविध में रखता हूं। और ये मेंस परीक्षा 2016 में सवाल आया था कि वांगला उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है। अब बच्चा सोचेगा बांग्ला लिखा है तो ऐसा ना पश्चिम बंगाल, हो सकता है परीक्षा में पश्चिम बंगाल दे भी दे, लेकिन उत्तर कभी मत कीजिएगा पश्चिम बंगाल, गलत उत्तर है। बात आता सही क्या होगा दोस्तों, तो सही उत्तर है मेघालय। ये बांग्ला उत्सव दोस्तों कहां मनाया जाता है, बांग्ला उत्सव, ठीक है, उत्सव कहां मनाया जाता है दोस्तों, यह मनाया जाता है मेघालय में। अच्छा आज दोस्तों मेघालय पूछा, कल मेघालय में और भी उत्सव पूछ सकता है। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, इसको एक अलग नाम दिया जाता है, द 100 ड्रम्स का त्योहार। इसको नाम क्या दिया जाता है, द 100 ड्रम्स, ठीक है, ड्रम्स, ठीक है, ड्रम्स, ठीक है। द 100 ड्रम्स का त्योहार किसे कहते हैं दोस्तों, इसी बांग्ला उत्सव को कहा जाता है जो मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में दोस्तों 1-2 उत्सव और बताइए बांग्ला उत्सव को छोड़ करके, ठीक है। तो पहले लिखिएगा दोस्तों बांग्ला उत्सव, बांग्ला उत्सव। दूसरा याद रखेगा कभी परीक्षा में दे दोस्तों स्ट्रॉबेरी बेरी उत्सव दोस्तों कहां मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे, स्ट्रॉबेरी उत्सव भी मेघालय में मनाया जाता है। इसी तरह से कभी दे दोस्तों सेंगकूट नेम, ठीक है, इंग्लिश लग रहा है ना लेकिन हिंदी में है, तो ये उत्सव भी कहां मनाया जाता है, मेघालय में। इसी तरह से अगली बार आपसे मिजोरम पूछ सकता है, जैसे यहाँ ऑप्शन में मिजोरम दे रहा था, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम में दोस्तों कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में आपने नाम सुना होगा चापचर कूट का, इसका नाम चापचर कूट का नाम सुना होगा, चापचर कूट हो गया या पाल कूट हो गया, वहां कूट शब्द मिलता है, याद रखेंगे। चापचर कूट, पाल कूट, मीम कूट, ठीक है, मीम कूट, ये कहां के त्योहार है दोस्तों, ये मिजोरम के त्योहार है। इसी तरह से मणिपुर की राजधानी इंफॉल है, और मणिपुर में कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो मणिपुर में सुना होगा लाई हारोबा, अभी परीक्षा में भी दोस्तों पूछा गया था यह त्योहार, ठीक है, लाई हारोबा। और मुझे ज्यादा तो याद नहीं आ रहा, मणिपुर के कुछ और आपको याद हो तो बताइए। लाई हारोबा याद हो गया, चौरा ओबा याद रखेगा, लाई हारोबा, चौरा ओबा, ऐसे करके नाम होते हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा है। त्रिपुरा, ये तो दोस्तों काफी पॉपुलर, यहां से कई बार परीक्षा में सवाल आया है। त्रिपुरा में दोस्तों आपने पढ़ा होगा एक गरिया पूजा के बारे में, सुना है कि नहीं, गरिया पूजा दोस्तों कहां का त्योहार है, याद रखेगा, गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। उसी तरह से खराची महोत्सव कहां मनाया जाता है, खराची महोत्सव, और खराची महोत्सव कहां का त्योहार दोस्तों, यह भी आपके त्रिपुरा का ही त्योहार है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं सेशन आज का अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। देखिए स्टडी 91 पर कभी आएंगे ना तो ऊट पटांग बातें हम लोग नहीं करते हैं, पूरा समय एकदम बढ़िया से स्टडी करने में जाता है, और इससे बेहतर क्लास आपको मिल भी नहीं सकती, और इससे बेहतर टेस्ट सीरीज भी नहीं मिल सकता। आप कभी हमारे पोर्टल पर विजिट तो कीजिए एक बार, स्टडी 91 प्रो दिमाग में रखिए,
उसका एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है। अच्छा, कुछ वहां पर फ्री टेस्ट है भैया, पेड नहीं ले सकते तो फ्री वाला दे सकते हो ना। एक बार फ्री टेस्ट आप देके देखो और देखो कितना रैंक आपका आता है, कितना नंबर आप पाते हैं, कहाँ गलत होता है सवाल, कहाँ सही, कुछ तो मिलेगा आपको जानकारी। तो टेस्ट सीरीज एक बार जरूर ज्वाइन करना। इस टेस्ट सीरीज में आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, सेक्शनल वाइज टेस्ट भी मिल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल रहा है और करंट अफेयर भी मिल रहा है। इतनी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी और इतने कम प्राइस पे भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, आप आइए, जुड़िए एक बार। हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ध्यान दीजिए। ये हमारा नया हेल्पलाइन नंबर है जहां से आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, 6350091191। कोई भी किताब चाहिए, कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना है, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, कोई ई बुक चाहिए, कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप इस नंबर पर एक मैसेज दे दो, हमारी टीम आपसे जुड़ जाएगी और आपको रिप्लाई देगी। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं महसूस होगा। बाकी आप जुड़े रहिए। एक चीज और, बच्चे कहते हैं सर इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो दोस्तों पीडीएफ के लिए एक तीसरा एप्लीकेशन, एक तीसरी वेबसाइट भी है जिसका नाम है, अब मजबूरी है भाई, देखो क्यों बनाया मैंने, मैं बता दूं। अब मैं बताऊंगा कि आप आ जाओ स्टडी 91 प्लस पे, आप कहोगे सर ये तो हमको सर घुमा रहे हैं। देखो क्या होता है ना, जो पीडीएफ है इसमें क्या है कि इसके साइज बहुत बड़े होते हैं और मैं पीडीएफ पहले अपने वेबसाइट पे अवेलेबल कराता था, फिर पीडीएफ इतना ज्यादा हो गया ना कि सर्वर पे लोड होने लगा और उसकी वजह से वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्लो हो गई। तो हमारे जो डेवलपर थे उन्होंने कहा सर इसके लिए पीडीएफ के लिए ना एक अलग आप प्लेटफॉर्म रखो जहां पे आप बच्चों को खूब ढेर सारा मटेरियल ही दे दो। मतलब कई लोग होते हैं ना कि सर हमें खाली मटेरियल ही मटेरियल चाहिए, तो मैंने कहा वो अच्छा काम है। तो हमारा जो प्लस वाला एप्लीकेशन पड़ा था, वेबसाइट पड़ी थी, हमने दोस्तों उस प्लस वाले एप्लीकेशन पर सीधा आके लिस्ट कर दिया। मेरी सभी क्लास का, पुरानी से पुरानी क्लास हो, आपको अगर उसका पीडीएफ चाहिए ना तो सारी पीडीएफ दोस्तों यहां अपडेट होती है और क्लास भी अपडेट होता है। ठीक है, तो आप वहां से जाके देख लो क्या होता है। देखो आज, चलो आज का पीडीएफ तो मैं आज बच्चों को दे दिया, लेकिन कोई बच्चा अगर इस क्लास को 2 साल बाद देख रहा है, या कई बार ऐसा आपको महसूस होता होगा कि नितिन सर ने कोई क्लास 8 महीना पहले पढ़ाया, वो आपको बड़ा पसंद आया कि सर बहुत बढ़िया क्लास थी, उसका पीडीएफ अब आपको चाहिए। कैसे ढूंढोगे पीडीएफ बताओ? मैंने पीडीएफ टेलीग्राम में दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया, लेकिन अब वो उतना ऊपर चला गया होगा, डेली इतनी क्लासेज आ रही हैं, तो भाई पीडीएफ तो खो जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं। इस सोल्यूशन के लिए दोस्तों यहाँ स्टडी 91 प्लस बनाया गया। बाकी आपकी मर्जी, आप आएंगे तो फायदा आपका है, मैं बेच थोड़े रहा हूं भाई, ये फ्री में दे रहा हूं डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड कर लो, आप वहां से सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लो, काम खत्म हो जाए आपका, तो आप आराम से स्टडी कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। आप सभी से निवेदन, अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा वीडियो को, यही आपसे निवेदन रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कब कौन सी क्लास दी जा रही है। ठीक है, धन्यवाद।